नमस्कार दोस्तों, कृष्णा डिजिटल स्कूल आपके सामने प्रस्तुत करता है डोंट कीप योर डे जॉब, हाउ टू टर्न योर पैशन इनटू योर करियर बुक की ऑडियो बुक समरी। ये बुक कैथी हेलर के द्वारा लिखी गई है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जहां पर हम अपनी जिंदगी को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं रहता कि हम अपनी जिंदगी को किस दिशा की ओर लेकर जाएं, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो वाकई में हमारे लिए सही है या नहीं। हम जो कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% भी दे पाएंगे या नहीं। हम सब इन्हीं ख्यालों के भंवर में फंसे रहते हैं। अक्सर आप अपने आप को टटोलते हो और खुद से ही पूछते हो कि आखिर मुझे चाहिए क्या। हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो क्लैरिटी नहीं होती है कि आखिर ये सब कैसे किया जाए। अब इसको लेकर के आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है डोंट कीप योर डे जॉब, हाउ टू टर्न योर पैशन इनटू जॉब, और जिसे लिखा है कैथी हेलर ने। डोंट कीप योर डे जॉब समरी आपको अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में बताएगी और साथ ही साथ ये समरी आपको अपने पैशन को सही डायरेक्शन में भी ले जाने के लिए गाइड करेगी। इस किताब की चर्चा में आपको कई सारे एंटरप्रेन्योर, सिंगर, एक्टर, पेंटर की जिंदगी के उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपने मन की आवाज को सुनकर अपने अंदर के पैशन को फॉलो किया और उस पैशन को सही डायरेक्शन में लेके गए, जहां उन्हें तो फायदा हुआ ही, साथ ही साथ उनके इस पैशन से बाकी लोगों को भी उतना ही फायदा हुआ। और उनके उदाहरण से आप ये जानेंगे कि अपनी लाइफ के विजन में, अपने माइंडसेट में किस तरह से बदलाव लाया जाए। जब से हमने इस धरती पर जन्म लिया है तब से हम प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग में रहते हैं और बचपन से लेकर 7 साल तक हम हिप्नोसिस की तरह जिंदगी को जीते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम को बदलने में काफी दिक्कत होती है। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि इस किताब की चर्चा को समझकर आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं और अपने माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, बिहेवियर में भी बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अंदर बड़े सपने देखने की एबिलिटी को भी पैदा कर सकते हैं। इस किताब की समरी में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे उन चीजों पर जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी को एक नया रूप देंगे, जिससे आपको अपनी जिंदगी के गोल्स को लेकर के क्लैरिटी मिल जाएगी। लेखिका कहती है कि हमें लगता है कि दुनिया के मामले में हम कम समझदार हैं, लेकिन जब आप इस किताब के सारांश को समझेंगे तब आपको मालूम होगा कि आप अपनी समझदारी को कितना कम आंकते हैं। इस किताब के सारांश को समझने के दौरान अगर कोई चीज आपको सच्ची लगे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज को पहले से ही जानते थे, लेकिन आपका इंटरनल माइंड आपको ऐसा मानने से रोक रहा था। हर एक इंसान किसी न किसी खास काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा भी उसके मन के अंदर भर दी गई है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन की आवाज को सुने और जिंदगी के एडवेंचर को एंजॉय करें। इस समरी में दी गई सीख को अपनी जिंदगी में उतारे तो यकीन रखिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हर उस चीज को कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आपको वो चीज जरूर मिल सकती है जिसकी तलाश आप कई दिनों से कर रहे हैं। आपको अपनी जिंदगी में वो मुकाम जरूर से मिल सकता है जिसकी तमन्ना आपने कई सालों से की है। जब भी हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया चीजों को खरीदें और वो चीजें हमारी पसंद की हो, और हम अपनी पसंद की चीजें तब तक खोजते रहते हैं जब तक कि हमें वो मिल नहीं जाती। लेकिन वही बात जब करियर की आती है तो अक्सर हम दूसरों के सुझाव में आकर अपना करियर चुन लेते हैं, या फिर हम अपने माता पिता के दबाव में आकर करियर का चुनाव करते हैं। यानी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला हम इस आधार पर लेते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं, या हमारे माता पिता क्या चाहते हैं, या फिर हमारी सोसाइटी क्या कहती है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी मजबूरी में आकर हम अपने मनचाहे करियर को छोड़कर किसी और करियर में अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि डिप्रेशन का ऑपोजिट खुशियां नहीं है, बल्कि डिप्रेशन का सही मायने में ऑपोजिट है हमारी जिंदगी में किसी पर्पस का ना होना। अब देखा जाए तो हम अपनी जिंदगी में डिप्रेस इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, हम इस दुनिया में किस काम को करने के लिए आए हैं। ये सब चीजें हमें पता ही नहीं रहती है और हम इन सब चीजों की तलाश जिंदगी भर करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमें खुशियां मिलेंगी तो हमारी जिंदगी से डिप्रेशन गायब हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कई बार खुश हुए होंगे, कई बार खुशियों ने आपको गले लगाया होगा, लेकिन क्या आपका डिप्रेशन गायब हुआ? क्या आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारा सुकून मिला? नहीं ना, क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन में डिप्रेशन का हल ढूंढा। आप खुशियां ढूंढने के चक्कर में जिंदगी के पर्पस को भूल गए। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि आपकी जिंदगी का जो भी अनइंस्पायर्ड रूटीन है वो आपकी डे जॉब का ही हिस्सा है,
जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी का असल मकसद ढूंढते जाएंगे, आप इस अनइंस्पायर्ड और डल सी रूटीन से भी दूर होते जाएंगे। आप खुद में एनर्जेटिक महसूस करेंगे और साथ ही साथ पॉजिटिविटी भी आपके अंदर घर कर जाएगी। लेखिका आगे कहती है कि हमारी जिंदगी का सिस्टम फैक्ट्री वर्कर्स की तरह बना हुआ है। जैसे एक फैक्ट्री में किसी की यूनिक टैलेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई इंडिविजुअल अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सबको एक ही जैसा काम करना होता है। तो लेखिका कैथी हेलर कहती है कि कम उम्र से ही हमें एक टाइमलाइन में बांध दिया जाता है। जैसे 20 साल की उम्र में हमें पढ़ाई पूरी करनी होती है, 25 साल की उम्र में अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी होती है और 30 साल की उम्र में हमें शादी कर लेनी होती है। हमें इसी टाइमलाइन को फॉलो करने को कहा जाता है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी से लेकर नौकरी तक एक ही टाइम लाइन बनी हुई है जिसके अंदर ही रहकर के हमें जिंदगी को गुजारना पड़ता है। और हमारे आसपास इस तरह का सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमें बताया जाता है कि जब हम 40 की उम्र में आ जाएंगे तब हमारी जिंदगी सेटल हो जाएगी। खैर, आप 40 की उम्र में सेटल भी हो जाते हैं, लेकिन जब कभी आप एकांत में बैठे रहते हैं या फिर किसी कार पार्किंग में बैठे रहते हैं या फिर किसी एलिवेटर में अकेले रहते हैं तो आपके मन में ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे पास आज नौकरी है, घर है, परिवार है, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरापन सा है। हम इस खालीपन को इग्नोर करते हैं और खुद से झूठ पर झूठ बोलते ही जाते हैं। लेकिन एक दिन हमें हमारी अंतरात्मा आवाज देती है या हमें अंदर से एक वेकअप कॉल मिलती है, या फिर हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, या फिर हमारा शरीर जवाब दे चुका होता है और हम सोसाइटी की बनाई हुई टाइमलाइन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं और अपने हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से एक शराबी को वेकअप तभी मिलती है जब उसको डॉक्टर ये बताता है कि अब आपने शराब को हाथ लगाया तो आपका लीवर डैमेज हो जाएगा, और फिर उसके बाद वो शराब को हाथ तक नहीं लगाता है। यानी जब तक आप किसी नाजुक सिचुएशन में नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको वेकअप कॉल नहीं मिलती है। लेखिका आगे कहती है कि ज्यादातर लोग दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं और अपने सपनों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। यानी वो अपने पैशन को फॉलो करने की बजाय दूसरों के यहाँ नौकरी करके उनके सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, और यही डे जॉब के अंतर्गत आता है। लेखिका कहती है कि इस किताब की समरी को समझकर आप ये जान पाएंगे कि अपने पैशन को करियर में कैसे बदला जाए और उस करियर से जिंदगी का गुजारा कैसे किया जाए। लेकिन सबसे जरूरी है अपने पैशन को जानना, उस धैर्य को जानना। लेखिका कैथी हेलर हमें खुद का ही उदाहरण देकर बताती है कि मेरा बचपन बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा था। मेरे माता पिता की हमेशा लड़ाई होती रहती थी और मेरी माँ थक चुकी थी अपनी जिंदगी से। वो अक्सर डिप्रेशन में चली जाया करती थी। वहीं मेरे पिता अपनी जिंदगी से काफी फ्रस्ट्रेटेड थे। जब मैं 4 साल की थी तब मेरी माँ मुझे बताती थी कि उन्हें अपने सपने को ना पाने का कितना अफसोस था। मैं हमेशा उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनती थी। मेरी माँ मुझे पढ़ाई से ज्यादा क्रिएटिव काम करने के लिए मोटिवेट करती थी। वो मुझे म्यूजिक क्लासेस भेजती थी क्योंकि म्यूजिक ही एक ऐसी चीज थी जो मुझे और मेरी माँ को जोड़े रखी थी। मेरी माँ बचपन में स्टेज ड्रामा करती थी, लेकिन सबसे दुखद बात ये थी कि उनके अंदर अपने टैलेंट को दिखाने का कॉन्फिडेंस नहीं था। चूंकि वे 1950 के समय की महिला थी, उनके दौर में यही कहा जाता था कि या तो करियर चुनो या फिर परिवार संभालो। लेखिका आगे कहती है कि अगर मेरी माँ अपनी गट फीलिंग की सुनती तो शायद वो अपनी जिंदगी में इतना परेशान ना होती। आगे लेखिका हमसे कहती है कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे भी जिंदगी का कोई मकसद नहीं मिल रहा था। इस दौरान मैंने कई सारी किताबें पढ़ डाली। मैंने कई सारी स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ी, जैसे बुद्धिज्म और जुडाइज्म की किताबें। मैं अपनी जिंदगी के मायने ढूंढने में निकल गई थी। हालांकि मैंने म्यूजिक सीखा था और फिर मैं लॉस एंजलिस चली आई। म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए कई साल मेहनत करने के बाद मेरे एक कंपोज किए गाने को एक कंपनी ने चलाया, जिसके लिए उन्होंने मुझे $1 लाख दिए और फिर उसी पैसे से मैंने $2 लाख और फिर $3 लाख भी बना लिए। लेकिन फिर भी मुझे अपनी जिंदगी का सही मकसद नहीं मिल पा रहा था। कई सारे म्यूजिक आर्टिस्ट मेरे पास मदद मांगने के लिए बार बार आते थे और फिर शायद वहीं से मेरी अंतरात्मा ने मुझे वेकअप कॉल किया, और नतीजा ये हुआ कि उन म्यूजिक आर्टिस्ट की मदद करने के लिए मैंने एक म्यूजिक एजेंसी खोल ली। और एक बार मेरे दोस्त ने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और तब से मुझे पॉडकास्ट का शौक लग गया और आज मैं पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरी जिंदगी का मकसद यही था। शायद इसीलिए मैंने म्यूजिक सीखा, ताकि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में आकर के बाकी म्यूजिक आर्टिस्ट की मदद कर सकूं और पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। अंत में लेखिका कहती है कि हर इंडस्ट्री में सफल व्यक्ति मौके की खोज नहीं करता है, बल्कि वो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। यही मेन वजह है जो सफल व्यक्तियों को और सफल बनाती जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मौत, लेकिन मौत से पहले भी एक सच है जिसे हम जिंदगी कहते हैं।
लेकिन अफसोस की बात पता है क्या है कि हम इस सच को ना नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी जिंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम सिर्फ सांस लेने को ही जिंदगी मान लेते हैं। जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स की तरफ तो हम देखते ही नहीं। जिंदगी से जुड़ी हर चीज को हम हल्के में लेते हैं और उन्हें इग्नोर करते जाते हैं। दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे कि पैसे, गाड़ी, इन सब पर तो विशेष ध्यान देते ही हैं। लेकिन बात जब खुद की आती है तो हम सबसे ज्यादा खुद को ही इग्नोर करते हैं। यानी अपनी इंडिविजुअलिटी पर तो हम फोकस ही नहीं करते हैं। मशहूर इलस्ट्रेटर और पॉडकास्टर एंडी जे पिज्जा ने कहा है कि लोग हीरे को पसंद करते हैं क्योंकि हीरा बहुत ही रेयर है। लेकिन हीरे से ज्यादा रेयर तो इंसान है। चाहे तो आप भगवान पर यकीन करें या फिर विज्ञान पर, इंसान का डीएनए और उसे जिंदगी में मिले एक्सपीरियंस ही उसे सबसे रेयर स्पीशीज बनाता है। और हर एक इंडिविजुअल अपनी एक पहचान लेकर आता है, लेकिन दुनिया की आपाधापी से भरी जिंदगी में रहकर वो अपनी पहचान भूल जाता है। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि अगर आपका ध्यान इस समरी की ओर गया है तो इसका मतलब जरूर है कि आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं और उस चीज का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं और इसके साथ ही अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। आप अपने आप को बाकी लोगों से कमतर समझते हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसे ये यकीन रहता है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं और आप उतने ही समझदार हैं जितने दुनिया में बाकी लोग हैं। लेखिका कहती है कि सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के अंधेरे को पहचानना होगा। यानी हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। हम 9 से 5 की जॉब के लिए नहीं बने हैं। हमारी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। लेखिका आगे कहती है कि बदलाव इंसान की जिंदगी का सबसे डरावना प्रोस्पेक्ट है। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी जिंदगी को बस जैसे तैसे चलने देते हैं। अगर आपने सच में पहचान लिया कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो वाकई में बेहतर नहीं है और आपको इससे बेहतर जिंदगी जीनी है, तो यकीन मानिए उसी वक्त आप अपनी जिंदगी का असल मकसद पहचान जाएंगे और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे। लेखिका कैथी हेलर हमें टॉमी मैकांजुआला का उदाहरण देकर बताती है कि नाइजीरिया की मूल निवासी टॉमी अपनी 9 से 5 वाली जॉब में व्यस्त रहने के बावजूद भी नियमित रूप से मेरा पॉडकास्ट सुनती है। उनकी इच्छा थी कि वे अपनी ब्लॉगिंग साइट्स को फुल फ्लैज बनाएं। अपने ब्लॉग्स में वो नाइजीरिया की कुजीन्स के बारे में लिखती थी। चूंकि वो प्योर वेजिटेरियन और काफी हेल्थ कॉन्शियस थी, इसलिए वो उन कुजीन्स को कैसे वेजिटेरियन और हेल्दी बनाया जाए, इस पर भी अपने विचार को अपने ब्लॉग्स में लिखती थी। टॉमी कहती है कि शुरू में वे अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये दिखाना चाहती थी कि वे लोग वेजिटेरियन स्टाइल में भी नाइजीरियन कुजीन्स का मजा ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसको आगे बढ़ाती गई, ये सोचे बिना कि ब्लॉगिंग उन्हें कहां और कितनी दूर लेकर जाएगी। उन्हें ब्लॉगिंग करने में काफी मजा आता था और जब जब वे ब्लॉग लिखती थी तब तब उन्हें अपनी जिंदगी में बड़ा ही सुकून मिलता था। उन्होंने अपने हेल्दी होने के पैशन को प्रोफेशन में बदलने की सोची, लेकिन सेल्फ डाउट उन्हें पूरी तरह से घेरे हुए था। आखिर एक दिन उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और पूरी तरह से अपना ध्यान अपनी ब्लॉगिंग साइट पर देने लगी। लेखिका कहती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन को शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सही वक्त कभी नहीं आता है और ना ही कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर बोलेगा कि अब अपने पैशन को फॉलो करने का वक्त आ गया है। बल्कि अपने पैशन के पीछे भागने के लिए आपको वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब आपके अंदर इंटरनल कॉलिंग हो या अंदरूनी आवाज आए, उस वक्त आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएं। लेखिका कहती है कि टॉमी मैकांजुआला अपनी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव ला रही थी। उसने पैसे को लेकर अपना माइंडसेट बदला। अब वो पैसे को बचाने की और फिजूल खर्ची से बचने की कोशिश करती है। वो अब अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालती है और अपने भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार करती है। टॉमी अब हर हफ्ते कुकिंग का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालने की कोशिश करती है और कई सारे फूड इवेंट्स को भी अटेंड करती है। लेखिका कहती है कि टॉमी के उदाहरण से हमने समझा कि जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है और फिर हम उसी चीज में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सफलता के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेखिका हमें जोनाथन एडलर का उदाहरण देते हुए बताती है कि पेशे से डिजाइनर एडलर को मिट्टी से क्राफ्ट बनाने का बहुत शौक था। वो अक्सर मिट्टी के घड़े और छोटे छोटे स्कल्पचर बनाया करते थे। उनका कहना था कि जब भी वो जिंदगी में परेशान होते थे तो मिट्टी को उठाते थे और उससे नई नई कृतियां चीजें बनाने लगते थे। ऐसा करना उनके लिए स्ट्रेस बस्टर की तरह था। एडलर बताते हैं कि जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे उनका रुझान क्राफ्ट की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। 27 की उम्र में एडलर ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। वो अपनी जॉब से काफी एग्जॉस्ट हो चुके थे और 30 की उम्र तक आते आते उनके पास मिट्टी के क्राफ्ट का अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था। आखिर एक दिन उन्हें अपने कलेक्शन को लोगों को दिखाने का ख्याल आया और उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पर बुलाया। सभी दोस्तों ने एडलर के कलेक्शन की तारीफ की और उसमें से सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ खरीद भी लिया।
यहीं से एडलर का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो दिन रात इसी काम में लग गए और डेली दिन के 100 मग बनाने लगे। वे सब कुछ खुद से ही करते थे। बाद में भी एडलर पेरू शिफ्ट हो गए। पेरू आते ही एडलर के सपने को एक और पंख लगा। उन्होंने अपनी सिग्नेचर स्टाइल की क्राफ्टेड पिलो को मार्केट में उतारा और देखते ही देखते उनका ये काम भी अच्छे से चलने लगा और उन्हें पॉटरी बांस से भी ऑर्डर मिलने लगा। धीरे धीरे एडलर लोगों को क्राफ्ट भी सिखाने लगे। एडलर कहते हैं कि मेरी जिंदगी अब काफी बेहतर हो गई है। अब मैं सिर्फ अपने क्राफ्ट के काम को लेकर के ऑब्सेस हूँ। हालांकि अब क्राफ्ट के माध्यम से ही मैं पैसे कमाता हूँ, लेकिन पैसे कमाने से ज्यादा क्राफ्ट मुझे आत्मीय सुकून देता है, मेरे क्रिएटिव साइड को बाहर आने में हेल्प करता है और मुझे सेटिस्फेक्शन देता है, संतुष्टि देता है। लेखिका कहती है कि एडलर के अंदर रिसोर्सफुलनेस थी और वो खुद ही अपने कई सारे काम कर लेते थे। रिसोर्सफुलनेस की वजह से ही आप अपनी जिंदगी में काफी आगे जा सकते हैं। अंत में लेखिका कहती है कि आपके सपनों के बारे में आपसे बेहतर कोई और नहीं सोच सकता। अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए दूसरों की परमिशन लेंगे तो आप कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। सपनों को पाने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, खुद की भी नहीं। सपनों को पाने की शुरुआत अंदर से होती है और आपके अंदर की आवाज ही धीरे धीरे आपको अपने सपनों को पूरा करने वाले रास्ते की ओर लेकर जाती है। लेकिन जरूरत है बस उस आवाज यानी वेकअप कॉल को सुनने की। बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीखते थे तो आपके पिता पीछे से आपकी साइकिल को पकड़ लेते थे और आप धीरे धीरे साइकिल को पेडल मारकर आगे बढ़ते थे। आपको गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता था, क्योंकि आपको विश्वास था कि आपके पिता आपको कभी गिरने ही नहीं देंगे। इसी विश्वास के साथ आप साइकिल को आगे बढ़ाते जाते थे और फाइनली साइकिल चलाना सीख जाते थे। तो जब हम जिंदगी में पूरी तरह शांत रहते हैं, यानी जब हमें हर चीज को लेकर इत्मीनान आ जाता है, तब हम किसी भी चीज को लेकर के पैनिक नहीं होते हैं और खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। उस वक्त हमारे दिमाग से डाउट की धुंध हटने लगती है और हमें अपनी जिंदगी को लेकर के क्लैरिटी मिलने लगती है। जैसे ही हमें अपनी जिंदगी में क्लैरिटी मिल जाती है, वैसे ही हम खुशियों और क्यूरियोसिटी की तरफ भागने लगते हैं। जिंदगी के साथ हमारा तालमेल और बेहतर होने लगता है। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि इंसान खुशियों को महसूस करने के लिए बना है, लेकिन दुनिया और समाज की उलझनों में इस कदर फंस चुका है कि उसे मालूम ही नहीं रहता है कि सच्ची खुशियां उसे किस चीज से मिल रही है, और नतीजा ये होता है कि उसे दिली सुकून भी नहीं मिलता। हर छोटी से छोटी चीज करने में उसे फ्रस्ट्रेशन होती है। हालांकि हर इंसान को कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि उसे क्या करने से खुशियां ज्यादा मिलती हैं, लेकिन दुनिया के सामने वो बस फेक खुशियों को दिखाता फिरता रहता है। लेखिका कहती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को सुनने में लगा देते हैं, लेकिन जब हम खुद की सुनने लगते हैं तो बाकी चीजें भी अपने आप सही जगह पर आने लगती है। अक्सर जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे मन में बातें चलती रहती है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी जिंदगी ऐसे होती, या फिर अगर मैंने अपने करियर को लेकर के सही डिसीजन लिया होता तो शायद मैं कहीं और होता। ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पर सिर्फ हम खुद से बातें करते हैं, और ऐसे मोमेंट्स को हम काफी अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोसाइटी के सामने आते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने खुद से क्या क्या बातें की थी और हम फिर से चलने लगते हैं लोगों के हिसाब से। लेखिका कहती है कि हमारे अंदर एक समझदारी छुपी हुई है जिसे हम हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। यही समझदारी हमें हमारे बारे में सही बताती है और हमें ऐसा गाइडेंस देती है जो आपको किसी भी स्पिरिचुअल बुक में नहीं मिलेगी। एक अंदरूनी छिपी हुई ताकत होती है हमारे अंदर जो हमें गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेखिका आगे कहती है कि हम खुली आंखों से अपने परसेप्शन, अपनी लिमिटेशंस और अपने सेपरेटनेस को देखते हैं, और जब अपनी आंखों को बंद करते हैं तब हम इन बैरियर से काफी आगे निकल जाते हैं, और फिर आगे जाकर हमें जिंदगी की सच्चाई दिखाई देने लगती है। हमें हर चीज में पॉसिबिलिटीज नजर आने लगती है और हमें कुछ भी असंभव नहीं लगता है। लेखिका हमें बताती है कि लंबी गहरी सांस लीजिए और ऐसी चीजों से खुद को आजाद करें जो आपको बांधे रखती हैं। लेखिका कहती है कि मशहूर बेस्ट सेलिंग ऑथर और साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ का मानना है कि आप अपने पैशन को नहीं खोजते हैं, बल्कि समय के साथ साथ आप अपने पैशन को डेवलप करते जाते हैं। आप अपने पैशन को तभी डेवलप कर पाते हैं जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हो। एंजेला डकवर्थ कहती है कि डिस्कवर और डेवलप अलग अलग चीजें होती है। अक्सर कई सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैंने अपने अंदर एक नई क्रिएटिविटी डिस्कवर की है, और जब वे डिस्कवर बोलते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे किसी चट्टान के नीचे खोजकर उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाला है। क्रिएटिविटी हमेशा से हमारे अंदर बसी रहती है और वो धीरे धीरे हमारे अंदर ही डेवलप होती रहती है, और जब पूरी तरह से डेवलप होकर हमें सही से दिखने लगती है तो हमें लगता है कि हमने अचानक से अपने अंदर छुपी हुई क्रिएटिविटी को डिस्कवर कर लिया है। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि हम सब ने कभी ना कभी ऐसे लोगों से जरूर मुलाकात की होगी जिन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है
सब कुछ क्लियर पता रहता है। और कुछ ऐसे लोगों से भी हमारी मुलाकात होती है जो बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें कौन सा पैशन चुनना है। उन्हें एक साथ कई सारी चीजों में इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पर लेखिका हमें ग्रेग फ्रैंकलिन का एग्जाम्पल देकर कहती है कि ग्रेग फ्रैंकलिन को चीज केक खाना बहुत पसंद था। शुरू में तो वो कुछ करने के लिए हॉबी ढूंढ रहे थे और फिर उसे अंदर से आवाज आई और 12 घंटे की नौकरी छोड़कर फुल टाइम चीज केक बनाकर बेचने का सोचा। ग्रेग कहते हैं कि शुरू में उन्हें चीज केक बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने तो एसी रिपेयर करने का काम सीखा था और साथ ही साथ कई सारी ऑड जॉब्स भी की थी, लेकिन उनका किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में मन नहीं लग रहा था। ग्रेग ने फोटोग्राफी, डिजिटल वीडियो, क्रिश्चियन चर्च म्यूजिक, इन सब में भी हाथ आजमाया था और कुछ पैसे भी कमाए थे, लेकिन फिर भी ग्रेग को अपनी जिंदगी में कुछ मिसिंग सा लग रहा था। उसे वो खुशी नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो तलाश कर रहा था। लेकिन एक दिन फेसबुक पर स्क्रॉल करते समय उन्होंने चीज केक मेकिंग के कुछ वीडियोस देखे और उसी वक्त उन्होंने ये सोच लिया था कि उन्हें अब चीज केक ही बनाना है। काफी रिसर्च करने और कई सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखकर ग्रेग ने चीज केक बनाना सीखा। ग्रेग कहते हैं कि वे रोजाना एक चीज केक बनाते थे और किसी न किसी को दे देते थे। फाइनली ग्रेग का चीज केक बिजनेस शुरू हो चुका था। शुरू के कुछ महीने ग्रेग ने इससे कोई पैसे नहीं कमाए, लेकिन उसे ये करने में बहुत ही मजा आ रहा था और अंदर से काफी खुशी भी मिल रही थी। लोगों को ग्रेग का चीज केक पसंद आने लगा था और लोग चीज केक की फोटो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाल देते। देखते ही देखते उसे कई सारे ऑर्डर मिलने लगे और फिर वो अपने इस पैशन से पैसे कमाने लगा। देखते ही देखते 3 साल के अंदर ग्रेग एक लोकल सेलिब्रिटी बन गया और लोग उसे चीज केक निंजा कहने लगे। ग्रेग कहते हैं कि चीज केक बनाकर बेचने की बात को लेकर वो अभी भी नर्वस हो जाते हैं। लेखिका कहती है कि जब भी ग्रेग शुरू में चीज केक बनाने की वीडियोस देखते थे तो उनके मन में एक आवाज आती थी कि एक दिन तुम यही करोगे, लेकिन उस आवाज को वो दबा देते थे और ये आवाज उन्हें बार बार आती थी। आखिर एक दिन उन्होंने अपने मन की आवाज को सुना और चल पड़े चीज केक बनाने। लेखिका अंत में कहती है कि जब भी आपके अंदर से आवाज बार बार आए तो उसे सुन लेना ही चाहिए। ग्रेग के अंदर अपने मन की आवाज सुनने का साहस था और उस आवाज को सुनकर और छोटे छोटे कदम लेकर ग्रेग आज काफी बड़े मुकाम पर है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई पैशन हो। आप ऐसी एक्टिविटीज को चुनिए जो आपको खुशियां देती हैं और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। एक दिन आपके अंदर की आवाज आपको सही जगह पर लेकर जाएगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कोई आइडिया सोचते हैं और उसके बारे में फिर ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा गैस करने लगते हैं? वैसे देखा जाए तो इस तरह की चीजें सभी के साथ होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज पर एक्शन लेने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हम हर्ट ना हो जाएं या फिर उस एक्शन को लेने में हम फेल ना हो जाएं। ये सब सोचकर हम डरते हैं और उस वक्त हम बस यही सोचते हैं कि काश कोई हमें इस बात की गारंटी दे दे कि हम इस एक्शन को लेने में फेल नहीं होंगे और ना ही हर्ट होंगे। तो लेखिका कैथी हेलर कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पैशन को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि आखिर लोग क्या कहेंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि अपने पैशन को फॉलो करने में अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे तो नहीं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया जाएगा। इन सब बातों को सोच सोच कर हम अपने दिमाग में ना एक गलत तस्वीर बना लेते हैं और नतीजा ये होता है कि हम अपने दिल की भी सुनकर दिल की नहीं कर पाते। तो लेखिका कहती है कि अपनी पसंद की चीजों को शुरू करने के लिए बहुत ही हिम्मत होनी चाहिए। चाहे आप पहली बार पेंटिंग कर रहे हो, चाहे आप पहली बार स्टेज पर गाना गा रहे हैं, कोई भी चीज आप जो पहली बार करेंगे उसके लिए आपके अंदर बहुत ही साहस होना चाहिए। आपको पहली बार में बेस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप पहली बार किसी चीज में औसत भी रहेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी। जैसे जैसे आप लगातार अपनी पसंद की चीजें करते जाएंगे, आप उसमें बेहतर होते जाएंगे। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि इंसान होने के नाते हमारे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत होता है। अपने हर एक्शन पर हमें रिजेक्ट होने का डर लगा रहता है। यहाँ तक कि हम कोई जोक भी मारते हैं तो हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला हमारे जोक पर हंसे ही ना। लेखिका आगे कहती है कि रिजेक्शन को हमें रीडायरेक्शन की तरह लेना चाहिए। जब भी कोई हमें किसी चीज में रिजेक्ट करता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी होगी या फिर शायद हम उतने काबिल नहीं हैं। रिजेक्शन को लेकर हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शर्मसार भी होते हैं और खुद को कुछ देर के लिए आइसोलेट भी कर लेते हैं। रिजेक्शन को हम कुछ ज्यादा ही पर्सनली ले लेते हैं, जबकि रिजेक्शन हमें उस डायरेक्शन की ओर लेकर जाती है जहां पर सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। यकीन मानिए रिजेक्शन हमें एग्जैक्टली वहीं लेके जाएगी जहां हमें वाकई में होना चाहिए था। लेखिका हमें मशहूर डांसर मैंडी मूरे का उदाहरण देते हुए कहती है कि डांसर बनने के सपने को लेकर के मैंडी 18 साल की उम्र में लॉस एंजलिस आई थी, लेकिन उनके सपने को तब से झटका लगा जब एक फेमस डांस स्टूडियो के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब मैंडी कहती है कि अच्छा ही हुआ,
उस डांस स्टूडियो में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने से मैं निराश जरूर हुई, लेकिन इस रिजेक्शन ने मुझे मेरे गोल को पाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट किया। मैंडी फिर किसी दूसरे स्टूडियो में सीखने लगी और बाकी समय में वो दूसरों को सिखाती भी थी और धीरे धीरे डांसिंग में मैंडी का नाम होने लगा और आज की तारीख में मैंडी हॉलीवुड की मोस्ट वांटेड कोरियोग्राफर है। मैंडी के उदाहरण से हमने समझा कि किस तरह से रिजेक्शन को रीडायरेक्शन करना चाहिए और रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। लेखिका आगे कहती है कि हमारे सामने कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। दिल कहीं ना कहीं सबका टूटता है और अक्सर दिल टूटने के बाद ही हम अचानक से समझदार होते जाते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि अगली बार हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे या किसी भी चीज से डीपली अटैच्ड या फिर दोबारा प्यार नहीं करेंगे। अपने आप को सांत्वना देने के लिए हम इस तरह की बातें खुद से करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह की बातें दूसरों से शेयर करने लगते हैं तो आपको ज्यादा रिलीफ मिलने लगता है और फिर कहीं ना कहीं आपको ये भी एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में बुरा हुआ है वो एक मैसेज था, ऐसा मैसेज जो आपको बताता है कि अब आपकी जिंदगी एक नई करवट लेने वाली है। आगे लेखिका हमें लारा केसी का उदाहरण देते हुए बताती है कि पेशे से एंटरप्रेन्योर और ब्लॉगर लारा केसी ने अपनी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारे नए वेंचर्स की शुरुआत की और लगभग सारे ही वेंचर्स बुरी तरह से पिट गए। खुद लारा केसी बताती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी बुरे वक्त देखे। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी, शादीशुदा जिंदगी बुरे हालातों से गुजर रही थी और इन्हीं सब के दौरान उनका मिसकैरेज भी हो गया था। उनके मन में अक्सर यही सवाल आता था कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब भी हम बुरे दौर से गुजरते हैं तब अक्सर हमारे मन में यही सवाल जन्म लेता है। लेखिका कहती है कि लारा केसी को लिखने का बहुत शौक था और अपने बुरे वक्त में वो अक्सर जिंदगी के पहलुओं पर लिखा करती थी। अपने इस बुरे वक्त के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि इसी बुरे वक्त ने उन्हें लोगों से कनेक्ट करना सिखा दिया था। लारा केसी खुद कहती है कि जब यूनिवर्स आपको इतनी पर्सनल ट्रेजेडी दे तो समझ जाइए कि आपके साथ जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। बस आप उन ट्रेजेडीज के सामने अपने हथियार ना डालें। हर बुरे अनुभव में आपके लिए एक मैसेज है और उस मैसेज को आप ही को डिसाइड करना होगा। आज लारा केसी खुद की एक ऑनलाइन कम्युनिटी चलाती है और इसके अलावा वो खुद एक बेहतरीन लेखिका है। तो लास्ट में लेखिका कहती है कि जब भी हमारे साथ कोई बुरी घटना हो हमें उसे मैसेज की तरह लेना चाहिए। बुरे अनुभवों से घबराए नहीं, हम इन्हीं बुरे अनुभवों से अच्छे और मजबूत बनते जाते हैं। हम सब अपने अंदर क्रिएटिविटी लेकर पैदा होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम पर पढ़ाई का दबाव रहता है और फिर नौकरी का दबाव रहता है। इन सारे दबावों के बीच में हमारी जिंदगी फंस जाती है और जिसकी वजह से जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी होती है वो निकल ही नहीं पाती है और हमें वक्त भी नहीं मिलता कि हम अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सके। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि डे जॉब और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमें लगने लगता है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को कहीं भूल चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि क्रिएटिविटी भी हमारी मसल्स की तरह ही होती है जो हमारे अंदर हमेशा रहती है। अगर अभी आपको बोल दिया जाए कि भाई नौकरी छोड़ दीजिए और पैसों की चिंता ना करें, पैसे अपने आप आपके अकाउंट में आते जाएंगे, तो फिर आपके अंदर पैसों की चिंता खत्म हो जाएगी और आप रिलैक्स हो जाएंगे। और जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो खुद ब खुद क्रिएटिविटी आपके अंदर वापस आ जाएगी। यानी जब आपका दिमाग रिलैक्स रहता है तो क्रिएटिविटी आपके अंदर अपने आप आ जाती है। लेखिका कहती है कि कोई एक पूरा दिन आप अपने लिए निकालिए और उस दिन आप किसी भी चीज की चिंता ना करें और सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए कि आज कुछ ना कुछ अलग करना है। तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आ ही जाएगी। आप अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालने के लिए कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, डायरी पर कुछ लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई कविता ही लिखे, आपके दिल में जो भी बातें हैं उसे आप पन्नों पर उतार दीजिए। आप बिना फोन के 1 से 2 घंटे अकेले वॉक करें। इसके अलावा आप ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालिए और उसके साथ समय बिताइए। जब आप ऐसा महीने या हफ्ते में 1 बार करेंगे तो आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। आप ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा खुश और ज्यादा क्रिएटिव होंगे। और ये भी हो सकता है कि इसी क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सके। अक्सर लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन इस्तेमाल करके और नेटफ्लिक्स पर मूवी देखकर वो अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं या फिर अपने आप को समय दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग इल्यूजन यानी कि भ्रम में रहते हैं। मूवी और सोशल मीडिया एप्स को चला करके आप खुद को वक्त नहीं देते हैं, बल्कि आप अपना समय बर्बाद करते हैं। आप अपना वक्त अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी को दीजिए। लेखिका कहती है कि इसी चीज में अगला स्टेप आता है कंसेप्चुअलाइज करना, कि क्रिएटिविटी आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से काम करेगी। आपकी क्रिएटिविटी आपके करियर को कैसे बदल सकती है, इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपको गार्डनिंग में इंटरेस्ट है तो आप एक छोटी सी नर्सरी खोल सकते हैं या फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं।
लेखिका बताती है कि मशहूर लेखक और टेड टॉक स्पीकर डैनियल पिंक कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है जिससे आपको लगता है कि आप उस टैलेंट से लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस टैलेंट से लोगों की मदद जरूर करें। उदाहरण के तौर पर आप सॉफ्टवेयर या फिर डिजाइन बनाने में अच्छे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के टैलेंट या डिजाइनिंग के टैलेंट से लोगों की मदद करें। लोग आपके पास मदद मांगने नहीं आएंगे, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अपने टैलेंट के माध्यम से मदद करें। लेखिका कहती है कि 4 रोल ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम अपने पैशन को करियर में बदल सकते हैं। पहला रोल है द क्रिएटर। जब भी बात क्रिएटिव करियर शुरू करने की आती है तो सबसे पहले रोल में हम खुद को क्रिएटर के रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप सिंगिंग सीखते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को एक प्रोफेशनल और मशहूर सिंगर बनाने की सोचते हैं। दूसरा रोल द टीचर। अपने पैशन को करियर में बदलने का दूसरा रोल है द टीचर। इसमें आप अपने पैशन के माध्यम से दूसरों को सिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप सिंगिंग में अपना करियर नहीं बना पाते हैं तो आप फिर दूसरों को सिंगिंग सिखाने लगते हैं। तीसरा रोल आता है द क्यूरेटर। क्यूरेटर वो होते हैं जो एक ही जैसे पैशन वालों की कम्युनिटी बनाते हैं और उनको सुझाव या फिर उन्हें एनकरेज करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपको पोएट्री का शौक है, लेकिन आप पोएट्री नहीं करते हैं तो आप पोएट्री शो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। या फिर आपका किसी खेल में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन आप उस खेल में इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप उस खेल में कमेंटेटर या फिर एनालिस्ट भी बन सकते हैं। चौथा रोल है द इन्वेस्टिगेटर। द इन्वेस्टिगेटर वो होते हैं जो अपना वक्त उन चीजों में लगाते हैं जिसमें उनका खास इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको मूवीज का बहुत शौक है, तो आप इसके लिए अपनी फेसबुक या फिर अपनी वेबसाइट बना करके मूवीज का रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं या फिर मूवीज की छोटी छोटी डिटेलिंग भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चुने और देखिए कि आपको इन चारों में से कौन सा रोल सूट करता है। आगे लेखिका कैथी हेलर हमें एमिली मैकडॉवेल का उदाहरण देते हुए बताती है कि एमिली एक आर्टिस्ट के साथ साथ इलस्ट्रेटर भी है, जिन्हें अपने आर्ट के माध्यम से लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए वे लोगों को एनकरेज भी करती है। एमिली ने अपने बचपन के शौक ड्राइंग को ही अपना करियर बनाया। अपने शौक को करियर बना करके उन्होंने लाखों रुपए कमाए। वो लोगों को हंसाती है, हील करती है और जब भी किसी को जरूरत होती है वो दोस्त बनकर आगे आती है। एमिली कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि वो अपने शौक के साथ जिंदगी में कैसे आगे बढ़ेगी। वो बस अपने शौक को किए जा रही थी बिना कुछ आगे की सोचते हुए। इसी बात से संबंधित लेखिका कहती है कि आपको ये पता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे। हालांकि ये बात किसी को भी नहीं मालूम होती है, बस जरूरी ये है कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते जाए और आप खुद ब खुद अपने गोल पर पहुंच जाएंगे। लेखिका आगे बताती है कि एमिली ने 10 सालों तक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर के पद पर काम किया था, लेकिन 10 साल काम करने के बावजूद भी एमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हालांकि इस नौकरी में उनका प्रमोशन हर साल होता रहा। जब एमिली 24 साल की थी तब उन्हें कैंसर हुआ था और वे कैंसर से ठीक भी हो गई थी, लेकिन 10 साल के बाद कैंसर से उनकी खास दोस्त का निधन हो गया था, जिससे वो अंदर से टूट गई थी। और ये वही पल था जब एमिली को अंदर से आवाज आई कि जिंदगी बड़ी छोटी है कुछ बड़ा करने के लिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी दिल की सुन ली जाए। एमिली ने फिर राइटिंग और ड्राइंग में पूरी तरह से अपना हाथ आजमाया और उनकी किस्मत चमक उठी। लोग उनके लेखन को और ड्राइंग को काफी पसंद करने लगे थे और खरीदने भी लगे। वे अपने बचपन के शौक को आगे बढ़ाती गई और धीरे धीरे कई लाख डॉलर कमाने लगी। लेखिका कहती है कि हॉबी और बिजनेस के बीच में सिर्फ एम्पैथी का फर्क होता है। हॉबी आप घर के किसी कोने में बैठ करके कर सकते हैं और आप इसे सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन जब आप उसी हॉबी को बिजनेस बनाने की सोचते हैं तब आपको दूसरों के बारे में सोचना होता है। आपको ये सोचना होता है कि जो आप करेंगे उससे सामने वाले की जिंदगी में क्या असर आएगा, क्या सामने वाला आपकी हॉबी के लिए आपको पे करेगा भी या नहीं। और अंत में लेखिका कहती है कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपको उसमें एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस जरूरी ये है कि आप अपने पैशन को डेली करते जाएं। आजकल की दुनिया पूरी तरह से इंटरनेट की दुनिया बन चुकी है। एक क्लिक पर आप दुनिया की कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं, वो भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर। इंटरनेट के एवोल्यूशन ने मिडिल मैन या बिचौलियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। अब आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेच सकते हैं। सबसे मजेदार बात पता है क्या है कि इंटरनेट की वजह से ही आज कई सारे लोग अपने पैशन को करियर बनाने लगे हैं। न जाने कितने सिंगर, डांसर और आर्टिस्ट आज इंटरनेट के माध्यम से ही फेमस हुए हैं। तो लेखिका कैथी हेलर कहती है कि अब लाखों रुपए कमाने के लिए आपको सेलिब्रिटी बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक आम आदमी भी लाखों रुपए कमा सकता है। और पता है ये सब मुमकिन हुआ है आजकल की इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से। लेखिका आगे कहती है कि अपने पैशन में आगे बढ़ने के लिए डे जॉब ही हमारी फाइनेंशियल फाउंडेशन रखता है, क्योंकि आप अचानक से अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं ले सकते हैं।
और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपको रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक लीड गिटारिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको गिटार खरीदना होगा और उसे सीखने के लिए क्लासेस भी ज्वाइन करनी होगी। तो लेखिका कैथी हेलर हमें टैमी गोंजालेस का उदाहरण देते हुए बताती है कि टैमी नौकरी के साथ ही साथ पिछले 4 सालों से डिजिटल पेपर पीसिंग पैटर्न बनाने का काम करती थी और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगी हुई थी। और फाइनली एक दिन इन्हें एक बड़ी कंपनी ने ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर ने टैमी गोंजालेस को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया और आज टैमी ने कडली क्यूट डिजाइन नाम से अपनी खुद की एक कंपनी बनाई है। लेखिका कहती है कि टैमी ने अपने इस पैशन को पाने के लिए अपना रनवे खुद ही बनाया है। जॉब करते करते ही उसने कई चीजों को सीखा और अपना नेटवर्क भी बढ़ाया, जिसकी वजह से ही 4 साल बाद उसे एक बड़ा ऑफर मिला और जॉब ने ही उसे फाइनेंशियल फाउंडेशन भी दी। कैथी हेलर कहती है कि अपने पैशन को करियर बनाने के लिए हम सभी को अपना रनवे खुद ही बनाना होता है। हमें खुद ही अपने रिसोर्सेज के लिए जुगाड़ करना होता है। हर इंसान का अपना रास्ता या रनवे होता है। कोई उस रास्ते पर चलकर 6 महीने में ही कामयाब हो जाता है और किसी को 6 साल लग जाते हैं कामयाब होने में। तो लेखिका कहती है कि पैशन का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। हमें लगता है कि शायद हम अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बहुत छोटे हैं या फिर अभी हमारी उम्र हो चुकी है। यकीन मानिए, हर इंसान अपने पैशन को सही वक्त पर ही शुरू करता है। इसी से संबंधित लेखिका हमें हेजल का उदाहरण देते हुए कहती है कि 22 साल की हेजल ने कम उम्र में ही सोच लिया कि उसे 9 से 5 की जॉब नहीं करनी, उसे सिर्फ अपने दिल की करनी है। उसने खुद की एक इवेंट प्लानिंग कंपनी बनाई और आज वो अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रही है। लेखिका हमें अपना रनवे यानी रास्ता बनाने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करने को कहती है। पहला स्टेप है एक्सपेरिमेंट। दुनिया के सामने शेयर करने के लिए हमारे पास बेहतरीन टैलेंट होता है, लेकिन ऊंचाई पर जाने के लिए, सफल होने के लिए हमें अपने टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी पसंदीदा एरिया ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंडस्ट्री को चूज करें। फिर उसमें आप शुरुआत में कई सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक वीडियो एडिटर बनना है तो आप अपनी शुरुआत किसी छोटे मोटे ऐप पर वीडियो एडिट करके सीख सकते हैं। आप खुद का ही वीडियो बनाकर उसे एडिट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है नॉलेज। सबसे शक्तिशाली हथियार ज्ञान यानी कि नॉलेज है और आज के दौर में तो इंसान इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीख सकता है। अगर आप वाकई में चाहते हैं अपने पैशन को अपने करियर में बदलना, तो फिर इसके लिए आपको अपने पैशन को ज्ञान के माध्यम से पॉलिश करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपको क्रिकेट की बारीकियां सीखने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना ही होगा और कोच के माध्यम से क्रिकेट की बेसिक नॉलेज लेनी होगी। तीसरा स्टेप आता है इवैल्यूएट। जब आप अपने टैलेंट और अपने पैशन को निखार लेते हैं तो फिर उसके बाद वक्त आता है लोगों से अपने टैलेंट के बारे में फीडबैक लेने का, उसे इवैल्यूएट करने का, उसके बारे में जानने का। क्योंकि जब तक आप अपने टैलेंट का इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपके इम्प्रूव करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप गाते हैं तो जब तक आप लोगों को सुनाएंगे नहीं तब तक लोग आपको आपकी सिंगिंग के बारे में बता ही नहीं पाएंगे, और जब आप गाएंगे तभी तो उन्हें मालूम होगा और तभी आपको मालूम होगा कि आप अच्छा गाते हैं या बुरा गाते हैं। चौथा स्टेप आता है एनविजन। जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले आप जो बनना चाहते हैं वो विजुअलाइज करें। आप विजुअलाइज करें कि जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे वो सब कुछ आपने पा लिया है। हर वो खुशी आपको मिल गई है जिसकी कल्पना आपने हमेशा से की थी, भले ही आप ये सब विजुअलाइज करते हुए 9 से 5 की जॉब कर रहे हों। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आप विजुअलाइज करें कि आप एक अच्छे एक्टर बन गए हैं और आपने कई सारे बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स भी जीते हैं। पांचवा स्टेप आता है एग्जीक्यूट। जब आप अपने टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, नॉलेज के माध्यम से आप उस टैलेंट को और पॉलिश कर चुके होते हैं, आप उसे इवैल्यूएट और विजुअलाइज भी कर चुके होते हैं, फिर उसके बाद सबसे आखिर में आता है एग्जीक्यूट, यानी आपने अभी तक जो भी किया है उसको सामने लाने का समय आ गया है। अंत में लेखिका कहती है कि जब आप अपने आप पर यकीन रखते हैं तो फिर धीरे धीरे दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है और फिर पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को पूरा करने में लग जाएगा। तो खुद पर यकीन रखो और आगे बढ़कर अपना रनवे बनाते जाओ। हम सभी एक सोशल एनिमल हैं। हमें एक दूसरे से मिलना जुलना काफी पसंद आता है। हमें अपने दोस्तों के साथ घूमना, उनके साथ पार्टी में जाना, ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। चूंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, इसलिए आज के दौर में हम सोशल मीडिया ऐप का भी जमकर इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो हजारों लाखों दोस्त हमसे जुड़े रहते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ही ऐसे होंगे जिन्हें हम पर्सनली जानते होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हम सिर्फ 2 या 3 बार ही मिले होंगे। वहीं कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे कभी हमारी मुलाकात ही नहीं हुई होगी। तो आज के दौर में लगभग सारे बिजनेस ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम अपना एक कंज्यूमर बेस या ट्राइब बना सकते हैं।
लेखिका कैथी हेलर कहती है कि ट्राइब का मतलब होता है आपके दोस्तों का वो ग्रुप जिनसे आप अपने पैशन को शेयर करते हैं। आप उन दोस्तों से अपने पैशन के बारे में बात करते हैं और फिर उन्हीं दोस्तों को आप अपना प्रॉब्लम सॉल्वर, लिसनर और कस्टमर भी बनाते हैं। आप कुछ भी करें, चाहे वो योगा हो या फिर कुकिंग हो, आपको अपनी एक कम्युनिटी बनानी होगी, अपनी खुद की एक ट्राइब बनानी होगी और ऐसी ट्राइब जो आपको सपोर्ट करे और आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो। जब आप एक ट्राइब बना लेते हैं तभी आप अपने पैशन को बिजनेस में बदल सकते हैं। लेखिका कहती है कि अपनी कम्युनिटी बनाने का पहला कदम ये होता है कि आप अपने टैलेंट से दूसरों को क्या दे रहे हैं, इसमें आपको क्लैरिटी हो। तो बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट जैस्मिन स्टार कहती है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करें। 2000 लोग से बेहतर 200 लोग ऐसे हो जो आपकी ट्राइब में आपके टैलेंट को सराहते हो और आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हो। भले ही आपकी ट्राइब या कम्युनिटी में कम लोग हो, लेकिन वो ऐसे हो जो आपको सही राय दे और आपकी समय समय पर मदद भी करते रहे। लेखिका हमसे कहती है कि अच्छी मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टैलेंट के बारे में बताएं, बल्कि अच्छी मार्केटिंग वो होती है जहां पर आप ऐसे लोगों को अपने टैलेंट के बारे में बताएं जो सच में उस टैलेंट की कद्र करते हो और उन्हें भी कहीं ना कहीं आपके टैलेंट के फील्ड में उतना ही रुझान हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपका टैलेंट सिंगिंग है, तो आप अपनी ट्राइब में ऐसे लोगों को जोड़िए जिन्हें गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। तभी वो आपके टैलेंट का सही आकलन कर सकेंगे और आपको प्रमोट भी करेंगे। लेखिका कैथी हेलर आगे कहती है कि अपनी ट्राइब बनाने के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस होते हैं जो आपके टैलेंट से रिलेटेड होते हैं। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें अपने वीडियो या फिर पोस्ट शेयर कर सकते हैं और फिर उनसे उनका ओपिनियन मांग सकते हैं। लेखिका कहती है कि हमें हमेशा सिलेक्टिव होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं। ऐसी पोस्ट बिल्कुल भी शेयर ना करें जो आपके पैशन से रिलेटेड ना हो, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप खुद क्या चाहते हैं और शायद वो आपको सीरियसली ना ले। जब आप अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ अपने पैशन से जुड़ी चीजों को जैसे फोटो या वीडियोस पोस्ट करते हैं, तो आप अपनी ट्राइब के मन में अपनी वैल्यू के बारे में नैरेटिव सेट कर देते हैं, जिससे आपकी ट्राइब आपके पैशन के बारे में और ज्यादा एजुकेट होती है और आपके पैशन से बिजनेस बनाने की जर्नी से जुड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। आगे लेखिका हमें लॉरा बेलग्रे का उदाहरण देते हुए बताती है कि लॉरा बेलग्रे दुनिया की मशहूर कॉपीराइटर में से एक है। लॉरा ने अपने लिखने के प्यार को बिजनेस में बदला है। वो अपनी कॉपीराइटिंग से न जाने कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है और उनको एंटरटेनमेंट भी देती है। लॉरा ने न जाने कितनी कंपनियों की मदद की ब्रांड्स बनाने में। लॉरा बताती है कि शुरू में उन्होंने अपनी एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई थी जिसमें वो अपनी कॉपीराइटिंग को शेयर करती थी और साथ ही साथ दूसरों की भी कॉपीराइटिंग को पढ़ा करती थी। इससे उन्हें काफी मदद मिली और उनकी कॉपीराइटिंग दिन प्रतिदिन अच्छी होती गई और आज कॉपीराइटिंग की दुनिया में वो एक जाना पहचाना नाम है। साथ ही साथ लॉरा हमें बताती है कि हमें जमाने के साथ भी चलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और उसी ट्रेंड के हिसाब से खुद को ढालना भी चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका पैशन सही तरह से बिजनेस का रूप ले, तो आपको मार्केट ट्रेंड भी समझना चाहिए। लेखिका कहती है कि लॉरा बेलग्रे की कहानी से हम ये समझते हैं कि अपनी खुद की कम्युनिटी बनाना कितना ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ मार्केट की नब्ज भी पकड़ना उतना ही जरूरी है। लेखिका कैथी हेलर आगे हमें एमेंडा पैमर का उदाहरण देते हुए बताती है कि पेशे से सिंगर और सॉन्ग राइटर एमेंडा के कई सारे म्यूजिक एल्बम सफल हुए। एमेंडा एक अच्छी सिंगर तो थी ही, लेकिन उनका ये भी मानना था कि हमें अपनी ऑडियंस के साथ गहरा और मजबूत रिश्ता बनाना चाहिए। वे अपनी ऑडियंस के द्वारा दिए गए फीडबैक और मैसेजेस को पढ़ती हैं और साथ ही साथ वक्त मिलने पर उनके मैसेजेस का जवाब भी देती हैं। एमेंडा पैमर का मानना है कि वो ऐसी म्यूजिक बनाना पसंद करती है जिसे सुनकर उनकी ऑडियंस की जिंदगी में कुछ असर हो। एमेंडा पैमर अपनी ऑडियंस या फैंस से बात करने में बिल्कुल भी कतराती नहीं है और वे उनकी निजी जिंदगियों का भी हालचाल लेती हैं। ऐसा करके ऑडियंस भी एमेंडा से काफी कनेक्टेड महसूस करते हैं और इसके अलावा एमेंडा भी अपने फैंस से हेल्प मांगने से नहीं कतराती है। उन्हें क्वीन ऑफ क्राउड फंडिंग भी कहा जाता है। एमेंडा पैमर कहती है कि जब भी वो फ्री होती है तो वो अपने फैंस से मिलने चली जाती है। वे उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सुनती है और उसको हल करती है। फैंस से मिलकर के उनके दर्द को बांटती है और उसी दर्द को महसूस करके एक नया गाना लिखती है और कंपोज करती है। लेखिका कहती है कि एमेंडा के उदाहरण से हमने समझा कि अपनी ट्राइब बनाना तो जरूरी है, साथ ही साथ हमें अपनी ट्राइब से पर्सनल और इमोशनल कनेक्शन भी बनाना बहुत जरूरी है। अंत में लेखिका कहती है कि अपनी ट्राइब बनाइए और उन्हें अपने टैलेंट से सर्व करें। अपनी ट्राइब के लिए जेनरस बने, उनकी मदद करने से पीछे ना हटे और अपने पैशन को लोगों को बेचने से पहले बताइए कि आप उन्हें कुछ बहुत ही कीमती दे रहे हैं। किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है नेटवर्किंग और आउटरीच।
बिजनेस का यही मतलब होता है कि आप अपने सर्विसेज और गुड्स को अपने कस्टमर को सही तरीके से पहुंचाएं, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आपकी मार्केटिंग, नेटवर्किंग और आउटरीच अच्छी होगी। लेखिका कैथी हेलर अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया था और शुरू में बहुत ही कम लोग मेरे पॉडकास्ट को सुनते थे। मेरे पॉडकास्ट की आउटरीच लगभग 0 थी, लेकिन फिर भी मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं अपने पॉडकास्ट को बनाती जाऊं और ऐसे कंटेंट देती जाऊं जिससे ऑडियंस मेरे पॉडकास्ट के साथ जुड़ती जाए। ठीक इसी तरीके से आपकी भी जिम्मेदारी है कि भले ही आपके टैलेंट को कम ऑडियंस मिले या आपके बिजनेस के लिए कम कस्टमर मिले, आपको रुकना नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को बनाते जाइए और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी आउटरीच एक्सपैंड हो रही है। लेकिन जब भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बनाए तो आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहला है एंड बायर्स और दूसरा है टारगेट बायर्स। एंड बायर्स वे लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक नवजात शिशु रोजाना आपके द्वारा बनाए गए बेबी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, या फिर आपके द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर पर काम करता हुआ व्यक्ति ही करेगा। तो टारगेट बायर्स वे लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद कर एंड बायर्स तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपकी चिप्स बनाने की कंपनी है और आप अपने चिप्स बनाकर के बल्क में एक दुकानदार को देते हैं और वो दुकानदार चिप्स को कस्टमर को देता है। तो इसमें दुकानदार आपका टारगेट बायर्स है और कस्टमर आपका एंड बायर्स है। लेखिका कैथी हेलर नेटवर्क बनाने के लिए हमें 7 स्टेप्स बताती है और इन्हीं स्टेप्स के माध्यम से हम अपने नेटवर्क को बना सकते हैं। पहला स्टेप है डिग द वेल बिफोर यू आर थर्स्टी। अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च करने से पहले ही आप अपना नेटवर्क बनाने में लग जाइए। नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास जो भी टूल्स है उसका भरपूर इस्तेमाल करें। जैसे कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ये बोल सकते हैं कि मैं अपना प्रोडक्ट ठीक 1 महीने के बाद लॉन्च करने वाला हूँ, आप मेरे प्रोडक्ट को अपने बाकी जान पहचान वालों को बताइए। ये सब कहने से बिल्कुल भी शर्माए नहीं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड लोगों को मेल या डीएम करके उन्हें अपने प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बारे में बता सकते हैं। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई टारगेट बायर्स। आपके कॉन्टैक्ट्स में हर कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस्तेमाल नहीं करेगा। आपको अपने प्रोडक्ट के लिए अपने टारगेट बायर्स की पहचान खुद ही करनी होगी, और जब आप अपने टारगेट बायर्स को पहचान ले तो फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। इस बात को समझाने के लिए लेखिका हमें अपना ही उदाहरण देती है और कहती है कि जब मैंने अपना म्यूजिक लाइसेंसिंग का करियर शुरू किया तो शुरू में मैंने काफी सारे गाने बनाए और मार्केट को भी अच्छी तरीके से समझा, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं अपने गाने को किसको दूं, आखिर कौन मेरे गाने को चलाएगा। फिर मैंने गूगल किया और ये सर्च किया कि एड एजेंसीज कौन कौन सी है, कमर्शियल सॉन्ग्स को कौन चुनता है, यानी कि प्रोड्यूसर कौन है, कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे गाने को अपने एड्स में या फिर टीवी पर चला सकते हैं। फिर मैंने ट्विटर और लिंक्डइन की मदद से कई सारे म्यूजिक सुपरवाइजर और प्रोड्यूसर का कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी निकाली। फिर उन्हें मैं अपना म्यूजिक सैंपल भेजने लगी। तीसरा स्टेप है अनकवर व्हाट योर बायर्स नीड्स। आप जो भी सर्विसेज अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कस्टमर की जो भी जरूरत है और जो वैल्यू आप अपने प्रोडक्ट में दे रहे हैं वो आपस में अलाइन होने चाहिए। लेखिका कहती है कि मान लीजिए म्यूजिक प्रोड्यूसर ने मुझे कोई गाना लिखने को कहा और मुझे गाने को कैसे लिखना है ये भी समझा दिया, लेकिन मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर के हिसाब से गाना नहीं लिख पाई, तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिखे हुए गाने को सिलेक्ट नहीं करेगा और इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती होगी कि मैं उसके हिसाब से या उसकी जरूरत को सही से समझ नहीं पाई, और नतीजा ये होगा कि उसे मेरा लिखा हुआ गाना पसंद नहीं आएगा। चौथा स्टेप है स्टार्ट विद कॉन्वर्सेशन। बात करने से ही बात बनती है। जब आप किसी से अपने प्रोडक्ट व सर्विस के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आपके प्रोडक्ट को लेकर के एक शुरुआती विचार जरूर से आता है। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि अपने शुरुआती दौर में मैंने कई सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और रिकॉर्ड लेबल को बहुत सारे मेल्स किए। मैं मेल्स में अपने म्यूजिक के बारे में कम बताती थी और जिस म्यूजिक प्रोड्यूसर को मेल भेजती थी उसके काम की तारीफ ज्यादा करती थी, और ऐसा करके कई बार मेरा काम भी बन जाता था। 5वां स्टेप आता है आस्क क्वेश्चंस। जब आप एक बार बात करना शुरू कर दें तो फिर उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको कैसे काम करना है, कौन से पेन पॉइंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लेखिका हमें कुछ सैंपल क्वेश्चंस बताती है जिसे हम अपने टारगेट बायर से पूछ सकते हैं, जैसे कि आप किस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट की उम्मीद रखते हैं, मेरी सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। फिर आप कुछ सैंपल क्वेश्चंस एंड बायर्स से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल करके आपको कैसा लगा, मेरे प्रोडक्ट में और क्या बेहतर हो सकता है। लेखिका कहती है कि ये स्टेप थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपको रिजल्ट जरूर देकर जाएगा। छठा स्टेप आता है मैनेज फीडबैक। अगर लोगों का जवाब आपके प्रोडक्ट को लेकर के पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर लोगों का जवाब ना है तो फिर ये आपके लिए एक मौका है खुद को इम्प्रूव करने का। आप अपने सारे फीडबैक को लिख लीजिए और रोजाना उसे पढ़िए और उसे सुधारने की कोशिश करें। अब आता है आखिरी स्टेप, जो है कनेक्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस।
जब हमसे कोई उम्मीद लगाए रखता है और हम इस उम्मीद पर खरे उतरते हैं तो सामने वाला हमसे बहुत खुश होता है, और वहीं जब हम उसको उम्मीद से ज्यादा देते हैं तो उसे वो एक्सपीरियंस ताउम्र याद रहता है। लेखिका कहती है कि कभी कभी हमें कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप अपने क्लाइंट या फिर अपने कस्टमर के सामने प्रोफेशनल की तरह ही पेश आए। कभी कभी हमें जेनरस बिहेव भी कर लेना चाहिए। इस तरह से बिहेव करके आप अपने क्लाइंट और कस्टमर से रिश्ते मजबूत करेंगे और यही आगे चल करके आपके और भी काम आएगा। अंत में लेखिका कैथी हेलर कहती है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए हमें खुद को ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहिए और उस कनेक्शन को नर्चर भी करना चाहिए। लोगों की फीडबैक का खुली बाहों से स्वागत करें और अपने अंदर जेनरोसिटी जरूर लाए। जिंदगी कोई ऐसी रेस नहीं है जहां पर ये देखा जाए कि कौन कितना बिजी और स्ट्रेसफुल है, बल्कि ये तो ऐसी रेस है जहां पर आप भी जीते और आपके साथ दौड़ने वाला भी जीते। अगर आपका गोल अपनी जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाने का है तो आपको खुद को नर्चर और रीस्टोर करना सीखना होगा। और जैसे जैसे हमारी जिंदगी खूबसूरत और बेहतर होती जाती है वैसे ही हमारे ऊपर दूसरों की जिंदगी को खूबसूरत और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो आप सबसे पहले खुद आगे बढ़ें और उसके बाद जो आपसे पीछे हैं उनको आगे बढ़ने में हेल्प करें। जितने भी सफल लोग इस दुनिया में हुए हैं उन्होंने इसी प्रोसेस को फॉलो किया है। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु डेविड एरन ने मुझे ये सिखाया था कि भगवान से और फिर खुद के स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। हमें अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी को अक्सर टटोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा भी अंश होगा तो आप अपने आप से और दूसरों से ईमानदार होंगे। आप अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। आप खुद को दूसरों की जगह रख कर देखने लगेंगे, और जब आप ऐसा करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि लोग आपकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। आप लोगों को या फिर यूं कहें यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अपनी जिंदगी में अच्छा रिजल्ट देने के लिए हम खुद को लगातार प्रेशराइज करते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि अच्छा रिजल्ट आने के बजाय हम फेलियर और फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो लेखिका कहती है कि खुद को प्रेशर देकर काम करने से नर्चर या यूनिवर्स आपकी मदद नहीं करेगा। हर चीज को करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि पहले हम बीज लगाते हैं और फिर उस बीज पर पानी और खाद डालते हैं। धीरे धीरे बीज पौधा बनता है और अंत में जाकर वही पौधा एक बड़े पेड़ का रूप ले लेता है। तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के प्रोसेस को कभी कभी हमें स्लो डाउन भी करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को फिर से रिव्यू कर सके, खुद की सच्चाई को फिर से जान सके। हमारे क्रिएटिव प्रोसेस को भी स्पेस चाहिए होता है। अगर हम वो जरूरी स्पेस नहीं देंगे तो हम दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे और कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। अक्सर हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से इस तरह से कंपेयर करते हैं जैसे कि कोई दौड़ चल रही हो और उसमें हमें जीतना बहुत जरूरी है। फिर रिजल्ट ये होता है कि हम अपने दिमाग में सक्सेस की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देते हैं, और जब हम उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को फेलियर मानने लगते हैं। तो लेखिका हमें बताती है कि हमें खुद को रिलैक्स करना चाहिए और कभी कभी ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमारे मन को तसल्ली दे। इसके लिए हम बिना फोन के 2 से 3 घंटे बिताएं, ऐसी किताबें पढ़ें जो हमको हंसाएं, अनप्लान्ड मोमेंट को एंजॉय करें। अगर हमारा दिन भर सोने का मन है तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा सोना हमारे मन को सुकून दे रहा है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। जब हम ऐसे अनप्लान्ड और लेजी मोमेंट एंजॉय करते हैं तो हम खुद को दिमागी तौर पर हल्का और आनंदमय महसूस करते हैं। लेखिका कहती है कि हमें किसी भी चीज के लिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ी करने से हमारे नर्वस सिस्टम का तालमेल बिगड़ता है और हमारी क्रिएटिव थिंकिंग भी कम होती जाती है। जो भी काम आपको करना है उसे बड़े ही इत्मीनान से कीजिए। आपको अपनी जिंदगी में दर्द और स्ट्रेस से सामना करना ही होगा। आप इससे कभी बच ही नहीं पाएंगे, और अगर आप इनसे डील नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में ये हमेशा चलता रहेगा और कभी कभी छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप ओवर रिएक्ट करने लगेंगे। आगे लेखिका कहती है कि हमारा दिमाग भगवान के द्वारा दिए गए सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक है। हम अपने दिमाग में ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। अपने दिमाग की वजह से ही हम अपने भविष्य के लिए प्लान बनाते हैं और जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 70,000 थॉट्स चलते रहते हैं। ये सारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही बनते हैं। आपके दिमाग में होने वाली 10% एक्टिविटी की जिम्मेदारी आपके कॉन्शियस माइंड पर होती है और बाकी 90% एक्टिविटी की जिम्मेदारी आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड रहती है। लेकिन आपको कभी भी ये एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि जब से आपने जन्म लिया है तब से सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर जानकारी को इकट्ठा करके उसे आपकी बिलीफ की तरह दिखाता है, और यही बिलीफ, यही विश्वास आप हर दिन जो डिसीजन लेते हैं उसको दिशा दिखाता है। उदाहरण के तौर पर जब आप किसी टेस्ट या एग्जाम में फेल होते हैं और लोग आपको बेवकूफ मानने लगते हैं तो उनके साथ आप भी खुद को बेवकूफ मानने लगते हैं। आप उनके विचार को ही सच मानने लगते हैं। जब आपको कोई कहता है कि आप मोटे से कभी पतले नहीं हो पाएंगे,
तो आप उस बात पर अमूमन यकीन कर लेते हैं। लेखिका कहती है कि इम्पॉसिबल जैसा शब्द सिर्फ हमारी दिमाग की उपज और डर है, वरना गिनीज बुक में इतने सारे इम्पॉसिबल रिकॉर्ड दर्ज नहीं होते। हम जिस चीज को देख सकते हैं तो हम उस चीज को पा भी सकते हैं। हम सब अपनी बनाई हुई दुनिया में रहते हैं। हमारी सोच, हमारा परसेप्शन यही डिसाइड करता है कि हम अपने आसपास की चीजों को किस तरह से देखते हैं और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल है। किसी के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना आसान काम है, वहीं किसी के लिए सुबह जल्दी उठना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। तो आपके अंदर अपनी सोच को बदलने की ताकत होती है और इसी ताकत के सहारे आप हर वो सिचुएशन को बदल सकते हैं जो आपको दर्द देती हुई आ रही है, और आप अपनी सोच को विजुअलाइजेशन के सहारे बदल सकते हैं। लेखिका हमें फिल जैक्सन का उदाहरण देते हुए बताती है कि एनबीए की लॉस एंजेलिस लेकर टीम के कोच फिल जैक्सन ने खेल शुरू होने से पहले ही वार्म अप में विजुअलाइजेशन को मैंडेटरी किया था। वे अपने सभी प्लेयर्स को निर्देश देते हैं कि आप मैच में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे पहले विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। आप जो भी पास देना चाहते हैं या फिर जो भी मूव करना चाहते हैं उसे ऐसे विजुअलाइज करें कि आप सेम वही चीज मैच में भी करेंगे। सारे प्लेयर्स कोर्ट में उसी सोच के साथ उतरते हैं जो उन्होंने वार्म अप में विजुअलाइज किया था, और फिल जैक्सन की ये टेक्निक काफी काम आई। इस टेक्निक से लॉस एंजेलिस लेकर ने चैंपियनशिप भी जीती। तो लेखिका कहती है कि इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी को विजुअलाइज करना चाहिए। हम जिस तरह की जिंदगी को जीना चाहते हैं उस तरह की जिंदगी को जब हम विजुअलाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। हमारी जिंदगी में पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाओं की रेंज बढ़ जाएगी। आप हर उस एक्शन को डेली विजुअलाइज करें जो आपको अपने गोल की ओर लेकर जाएगा। वे एक्शन कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो लाखों की भीड़ में भाषण देना हो, 1 साल में लाखों का बिजनेस देना हो या पूरी दुनिया घूमना हो। अंत में लेखिका कैथी हेलर कहती है कि हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए हमें हर दिन विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। हमें अपनी जिंदगी में थोड़ा स्लो डाउन भी होना पड़ेगा ताकि हम फिर से खुद को रीस्टोर कर सके। हम सभी के अंदर दुनिया को बदलने की ताकत होती है। हम अपने एक्शन से, अपनी आवाज से, अपनी क्रिएटिविटी से पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो लेखिका कैथी हेलर कहती है कि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं और अपनी काइंडनेस और एम्पैथी से दूसरों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरते हैं। आगे कहती है लेखिका कि आजकल हर कोई अपने बिजनेस को बनाने के लिए कंटेंट की खोज करता है, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो या फिर पॉडकास्ट हो। इन सभी बिजनेसेस के लिए पहले से ही एक ऑडियंस तैयार है जो आपका इंतजार कर रही है। बस जरूरत है आपको उनसे कनेक्ट करने की। लेखिका हमें खुद का पॉडकास्ट शुरू करने की भी एडवाइस देती है। इसके संबंध में वो कहती है कि लोगों को दूसरों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, वे आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं और वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपने उन स्ट्रगल से कैसे सामना किया। वे आपके तरीकों को भी अपनाना चाहते हैं। इसी से संबंधित लेखिका हमें अपनी दोस्त मिनॉन फॉगर्टी का उदाहरण देते हुए बताती है कि उनकी दोस्त मिनॉन ग्रामर गर्ल नाम से अपना एक पॉडकास्ट चलाती है जिसमें वो सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की छोटी छोटी बातों को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करती है और साथ ही साथ वो इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी अपनी ऑडियंस को बताती है। मिनॉन के पॉडकास्ट को वो लोग सुनते हैं जिन्हें ग्रामर पर बात करना पसंद है या फिर जो अपनी ग्रामर को अच्छा करना चाहते हैं। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि आप किसी भी विषय पर पॉडकास्ट बनाइए और आप देखेंगे कि कैसा ऑडियंस का ग्रुप जरूर से होगा जो आपके पॉडकास्ट का इंतजार कर रहा होगा। आप किसी भी विषय पर अपना पॉडकास्ट बना सकते हैं और इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको इसमें डिग्री या पीएचडी की जरूरत है। बस जरूरत है आपके अंदर उस विषय को लेकर के पैशन होने की। उदाहरण के तौर पर अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग पर अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले कुकिंग पर अपनी किताबें पब्लिश करवाएं। आप कभी भी अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। आपका जो भी पैशन है आप उसको एक्सप्लोर करें और फिर उसके बारे में खुद से या दूसरों से डिस्कस करें और उसे रिकॉर्ड कर ले। आपका इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म ही काफी है अपना पॉडकास्ट शुरू करने के लिए। लोगों को दूसरों का एंथुसियाज्म सुनना भी वैसे काफी अच्छा लगता है। इसके लिए आप खुद ही होस्ट बने और लिसनर को अपनी तरफ खींचे। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो कुछ भी अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करें वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। आपके पॉडकास्ट के अंत में ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि इस पॉडकास्ट से उन्हें कुछ सीखने को और समझने को मिला है। लेखिका कहती है कि जरूरी नहीं है कि आपके पॉडकास्ट में सिर्फ गेस्ट आए। आप खुद अपने पॉडकास्ट में कई सारी वैरायटी ला सकते हैं। आप कई सारी अलग अलग थीम पर भी बात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पॉडकास्ट का विषय मूवीज है तो आप 10 एपिसोड कॉमेडी मूवीज का बना सकते हैं और 10 एपिसोड रोमांटिक मूवीज का बना सकते हैं और उन सभी एपिसोड्स में आप मूवी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। लेखिका आगे हमें सोशल मीडिया एक्सपर्ट और गोल्ड डिगर पॉडकास्ट की होस्ट जैना कूचर का उदाहरण देते हुए कहती है कि जैना ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हों की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कैमरा खरीदा था
और धीरे धीरे ये न जाने कब जैना का पैशन बन गया, उन्हें पता ही नहीं चला। और फिर इसी पैशन को जैना ने ब्लॉग में बदल दिया और फिर ब्लॉग ने एक बिजनेस और पॉडकास्ट का रूप ले लिया। अब जैना ने अपना एक ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किया है और वो कहती है कि उन्हें लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो कर रही है वो कोई और नहीं कर रहा है। जैना कहती है कि कई ऐसे आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोग हैं जो अपने पैशन को बिजनेस बनाने में सफल नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने पैशन से बिजनेस बनाकर वो अपनी आर्ट और टैलेंट के साथ नाइंसाफी करेंगे। अपने पैशन को बिजनेस बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने पैशन को सिर्फ बिजनेस के नजरिए से देखेंगे तो फिर वो चीज गलत होगी। जैना कहती है कि ऑनलाइन टीचिंग से उन्होंने 2 साल में $2 मिलियन कमा लिए हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी मकसद है कि दूसरे लोग भी अपने पैशन को बिजनेस बनाकर पैसे कमाएं। जैना कहती है कि अपनी इस सक्सेस के लिए उन्होंने कुछ प्रोसेसेस को फॉलो किया है, जैसे कि अपने विषय या नीश के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं उसे आप किसी पेपर या फिर अपनी पर्सनल डायरी में लिख लीजिए। जो कुछ भी आप लिखे, सही या गलत, उसे कभी जज ना करें क्योंकि आपने जो कुछ भी लिखा है उसे आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। फिर आप उसे कैटेगराइज करें और जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखी है उसे सेक्शन में ब्रेक डाउन करें। फिर आप उस सेक्शन को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़े और अंत में आप उन स्टेप्स के हिसाब से अपना प्लान बनाएं और उस प्लान को फॉलो करें। लेखिका कहती है कि जब भी हम कोई ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं तो सबसे बड़ा हर्डल हमारे अंदर का इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब आप अपनी एबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं। जी हाँ, आपको ये डाउट होने लगता है कि लोग मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ऑनलाइन कोर्स में मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं, क्या पता मेरे जैसे सिमिलर कोर्सेज और भी होंगे मार्केट में। इस तरह के न जाने कितने डाउट आपके मन में आने लगते हैं। लेखिका कहती है कि जब आपका पैशन आपके लिए काम कर जाए और उस पैशन से लोगों को मदद और वैल्यू मिलने लग जाए तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस पैशन को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे जिससे बाकी लोग भी सीख सके। अंत में लेखिका कहती है कि सबका अपना अपना एक यूनिक टैलेंट और अप्रोच होता है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। चाहे आप किसी को बेकिंग करना सिखाए या फिर $1 मिलियन का बिजनेस बनाना सिखाए, अगर आप लोगों को क्लैरिटी दे रहे हैं और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं तो आप उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ध्यान रहे कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपको उसमें एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पैसा, जब भी आप इस शब्द को सुनते हैं तो सबसे पहले आपका इनिशियल रिएक्शन क्या होता है? कुछ लोग पैसे का नाम सुनते ही उसे अपनी फ्रीडम से जोड़ने लगते हैं। लगता है कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा आएगा तो उन्हें अपनी जिंदगी में आजादी मिल जाएगी, वे हर तरह के बंधन से आजाद हो जाएंगे, जहां मन चाहे वहां घूम सकेंगे, जो मन चाहे वो खा सकेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो पैसे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और जब भी बात पैसों की होती है तो उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है या उन्हें फिर अपने ऐसे एक्सपीरियंस याद आ जाते हैं जिसमें पैसे के ना होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हुई हो। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि कुछ ऐसे भी एंटरप्रेन्योर हैं जो पैसे को बुरा या एविल समझते हैं, वे खुद को ज्यादा पैसे कमाने से रोकते भी हैं। तो लेखिका अपने दोस्त मार्क के बारे में यहाँ पर बताते हुए कहती है कि काफी अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी मार्क खुद को ज्यादा पैसे कमाने से और रोकता है। उसके माता पिता सोशल वर्कर थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते थे, लेकिन फाइनेंशियली बहुत ही कमजोर थे। बचपन से ही मार्क को ये लगने लगा था कि जो ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग बहुत ही सेल्फिश होते हैं। मार्क जब भी अपने क्लाइंट से ज्यादा फीस लेता है तो उसके अंदर एक गिल्ट आने लगता है और वो खुद को बेईमान समझने लगता है और जिसकी वजह से कभी कभी उसके प्रॉफिट में गिरावट भी आने लगती है। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि लोगों के अंदर काफी मिसकंसेप्शन है कि पैसा इंसान को बदल देता है। जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके बारे में नेगेटिव परसेप्शन बना लेते हैं। हम बिना जाने सिर्फ उसके पैसे को देखकर उस इंसान को घमंडी, क्रूएल और सेल्फिश समझने लगते हैं। हालांकि अंदर ही अंदर हम भी उनके जैसे ही अमीर बनना चाहते हैं। हम अक्सर उनके पैसे को देखकर उनके कैरेक्टर को जज करने लगते हैं, अमीर को बुरा और गरीब को अच्छा मानने लगते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। कई ऐसे भी गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हैं जो बहुत ही घमंडी और सेल्फिश होते हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो अमीर होने के साथ साथ बड़े ही नेक इंसान भी हैं। लेखिका आगे कहती है कि पैसा ही एक ऐसा रिसोर्स है जो ये अलाउ करता है कि आप अपना वक्त और एफर्ट्स कहां पर और किस चीज में लगाएंगे। लेखिका बताती है कि मशहूर आयुर्वेदिका लेखिका सहारा रोज कहती है कि पैसा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होता है जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हम एक्चुअल में है क्या, हम किस टाइप के इंसान हैं। अगर आप वाकई में दयालु और दूसरों की मदद करने वाले हैं तो पैसा आने पर आप लोगों की और मदद करेंगे। लेखिका कैथी हेलर हमें हावर्ड शुल्स का उदाहरण देते हुए बताती हैं कि मशहूर कॉफी चेन स्टारबक्स के सीईओ और चेयरमैन हावर्ड शुल्स की कड़ी मेहनत की बदौलत एक छोटा सा कॉफी स्टोर ग्लोबली $multi-billion का बिजनेस बन गया। ज्यादातर लोग स्टारबक्स के बारे में जानते हैं लेकिन हावर्ड शुल्स के बारे में नहीं जानते। शुल्स ब्रुकलिन के 400 स्क्वायर फीट के एक छोटे से मकान में अपने माता पिता के साथ रहते थे।
उनकी माँ डिप्रेशन की शिकार थी और पिता बेरोजगार थे। जूइश फैमिली सर्विस के माध्यम से उनका घर का खर्चा चलता था, यानी शुल्स का परिवार बेहद गरीब था। आज की तारीख में हॉवर्ड शुल्स की नेट वर्थ बिलियन डॉलर्स में है। स्टारबक्स के कुल 78 यानी कि 78 देशों में कुल 30,000 स्टोर्स हैं और 4 लाख एम्प्लॉय हैं। लेखिका कहती है कि इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी शुल्स अपने हर कस्टमर और एम्प्लॉय का ख्याल रखते हैं। शुल्स का मानना है कि एक एक कस्टमर और एक एक एम्प्लॉय आपस में जुड़कर के स्टारबक्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। शुल्स जब भी कंपनी की मीटिंग लेते हैं तो मीटिंग में हमेशा 2 कुर्सियां खाली रहती हैं। पहली कुर्सी कस्टमर के लिए और दूसरी कुर्सी एम्प्लॉय के लिए। शुल्स कहते हैं कि इन 40 वर्षों में उन्होंने जब भी कंपनी की मीटिंग की है, उनका सारा फोकस ऐसे डिसीजन लेने का होता है जिससे कस्टमर और एम्प्लॉय का फायदा हो। शुल्स आगे कहते हैं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं हर दिन किसी एक इंसान की मदद करूं और उसकी जिंदगी बदल सकूं। वो इंसान आपका दोस्त, आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है। जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ सब कुछ अपने आप अच्छा होने लगता है। जब आप किसी को एक चीज अच्छी नीयत के साथ देंगे तो पलटकर वही चीज 2 होकर मिलेगी। यानी अगर आपकी नीयत साफ है तो आप जो भी बोगे वो दुगना होकर के आपको मिलेगा। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि हॉवर्ड शुल्स की जिंदगी से हमने ये सीखा कि हम अपनी जिंदगी में कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन हमें अपने साथ चलने वाले लोगों का भी ख्याल रखना होगा और हमें दूसरों के लिए अपनी नीयत को भी अच्छा रखना होगा। लेखिका हमें पैसे से अलाइनमेंट बनाने के लिए 3 जरूरी स्टेप्स लेने के लिए कहती है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर करंट फाइनेंशियल माइंडसेट। कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हम हद से ज्यादा पैसे कमाएं, हमारे पास इतने पैसे हो कि हमें गिनने का वक्त भी ना मिले। लेकिन ये बात हम अपने दोस्तों और अपने परिवार के सामने एडमिट करने से कतराते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं लोग हमारी इस सोच को गलत ना समझे। पैसे को लेकर हर इंसान की अलग अलग सोच है और वो सोच इंसान के पारिवारिक और आसपास के माहौल पर डिपेंड रहती है। आप भी अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को अच्छी तरीके से समझिए कि पैसों को लेकर के आपकी सोच क्या है। कोशिश यही करें कि जब भी आप खूब पैसा कमाएं तो ये जरूर सोचिए कि उस पैसे को आप किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करें। दूसरा स्टेप है एक्टिवली सिलेक्ट न्यू मनी मंत्रास। पैसे को लेकर के अपनी सोच बदलने के लिए हम नए मनी मंत्रास बना सकते हैं। आप पैसे को लेकर के अपने नेगेटिव बिलीफ्स को भी ध्यान में रखें और उस पर काबू करने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर यह देखा गया है कि जब भी किसी के पास ज्यादा पैसा आता है तो उसे खर्च करने के लिए वो इंसान खूब पार्टी करता है। ऐसे लोग ये मानते हैं कि जिंदगी को खुलकर जिया जाए और खूब मौज मस्ती की जाए। इस तरह के नेगेटिव बिलीफ्स को हमें अवॉइड करना है। हम नए मनी मंत्रास के लिए अपना कोई फाइनेंशियल रोल मॉडल चुन सकते हैं और उसकी बताई गई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम फाइनेंस से रिलेटेड पॉडकास्ट और इंटरव्यू सुन सकते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप, जो है सेट योरसेल्फ अप फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्शन आप तब लेंगे जब अपने आप को आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सेट कर लेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने लिए एक बजट बनाएं, जिसमें आप जितना कमाएं उससे कम खर्च करने की सोचें। आप बिल्कुल क्लियर रहे कि आपको कितना खर्च करना है और कितना बचत करना है। आप बचत किए गए पैसे को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की सोचें। जब आप ये सब करने लगेंगे तब आपका रिलेशनशिप पैसों के साथ अच्छा होगा और खुद को आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएंगे। अंत में लेखिका कहती है कि पैसा ना अच्छा है और ना ही बुरा है। पैसा सिर्फ एक रिसोर्स है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कमाए गए पैसे के साथ क्या करते हैं, उड़ाते हैं या फिर पैसे को बचाते हैं। आप खुद से ये सवाल पूछें कि आज से 60 साल बाद आप अपने आप को कहां पर देखते हैं और 60 साल के बाद आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपके लिए उस वक्त बेहद जरूरी होगी। ज्यादातर लोगों ने इन सवालों के जवाब में ये कहा कि 60 साल के बाद वे ऐसी लेगेसी या विरासत बनाना चाहते हैं जहां पर लोग उन्हें उनके कामों के लिए याद करें। लेखिका कैथी हेलर कहती है कि कई बार ऐसे मोमेंट होते हैं जब हम दूसरों की जिंदगी से, खास तौर पर ऐसे लोग जो हमसे आगे हैं, उनकी जिंदगी से हम अपनी जिंदगी को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सबके अंदर एक यूनिक स्किल और टैलेंट होता है और जिंदगी की जो फिनिशिंग लाइन होती है उसे हम जिगजैग तरीके से ही पार कर सकेंगे। यानी हमारी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे ही और उन उतार चढ़ावों का हम अपने यूनिक माइंडसेट और स्किल्स की मदद के साथ ही सामना कर सकेंगे। लेखिका कहती है कि आपको अपनी जिंदगी में ये डिसीजन लेना होगा कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जिंदगी भर रिग्रेट के साथ जीना चाहते हैं। लेखिका आगे ये भी कहती है कि कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है जहां पर कुछ चीजें हमें बहुत मुश्किल लगती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये चीज हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। हमें अपनी टैक्टिक्स में बदलाव लाना होता है और साथ ही साथ इस यकीन के साथ आगे बढ़ना होता है कि ये जो मुश्किलों का सामना हम कर रहे हैं, ये मुश्किलें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी।
कैथी हेलर कहती है कि हम अपनी जिंदगी को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमें लगता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं हम वही डिजर्व करते हैं। हम इसे कभी बदलने की या सुधारने की कोशिश करते ही नहीं। हमें लगने लगता है कि हमारी किस्मत में इसी तरह की जिंदगी जीना लिखा हुआ है। आपकी जिंदगी इस चीज पर डिपेंड नहीं करती कि आपके साथ क्या हुआ है, बल्कि इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया है। लेखिका कहती है कि अब समय आ चुका है कि हमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए और हमें खुद से कहना चाहिए कि मुझे अपनी जिंदगी में जो मिल रहा है मैं उससे कहीं ज्यादा और बेहतर डिजर्व करता हूँ। मेरी जो प्रेजेंट सिचुएशन है मैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टैंडर्ड को रेज करें। हमें खुद को अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानना चाहिए और हर दिन खुद को ही हराना चाहिए। लेखिका कहती है कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं आज उसका रिजल्ट आपको फौरन मिल जाए, लेकिन ये मानकर चलिए कि एफर्ट्स डाल करके आप अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव ला रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन की ओर लेकर जा रहे हैं। लेखिका कहती है कि वक्त बीतता जाएगा, आप अपने सपने को पाने के लिए काम करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। उस वक्त को चाहे आप नेटफ्लिक्स देख करके बिताएं या फिर ऐसे कंटेंट बनाने में अपना वक्त लगाएं जिसे आप पसंद करते हैं। अंत में लेखिका कहती है कि आप खुद अपने आप में कुछ भी करने के लिए सक्षम है। अपने टैलेंट को दूसरों के टैलेंट से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करके आप अपने ऊपर बेवजह का मानसिक दबाव बनाएंगे। अपने डर को अपना फ्यूल बनाएं। उम्मीदों के उस पार एक बेहतरीन जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।